हाँ जी बच्चों, कैसे आप लोग? ठीक ठाक हो? सीए साहब ठीक हो? कैसी चल रही है लाइफ आपकी? वो ढीले ढाले बच्चों ठीक हो? सर हम बड़े दुखी हैं जब से ये ओवरहेड चैप्टर स्टार्ट हुआ है। बड़ी गंदी गंदी बातें कर रहा है ये ओवरहेड। बेटे अभी इसने गंदी बातें की कहा? मैं तो खुद डरा हुआ हूं। मैं इसके कंसेप्ट भी पूरे करवा लूं, उसके बाद जब क्वेश्चन करवाऊंगा फिर अटकोगी तुम। मैं तो पहले ही बता के चल रहा हूं, ये चैप्टर टेढ़ा मेढ़ा सा है। हाँ, बेसिक आसान है इसका। बेसिक ये होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बड़े उलझाते हैं इसके। तो सर अब क्या होगा? अगर मैं बेसिक की बात करूं तो दो ही बातें बची हुई है, मैं दोनों बातें करा दूंगा और फिर खत्म, मैं क्वेश्चनों पे आ जाऊंगा। तो क्या आपके आदेश पर मैं शुरू करूं? गधो शुरू करूं? ऐसे सो के बोलोगे क्या शुरू करूं? चलो, पहले मेरे को एक बात बताओ, मैंने आपको अभी तक क्या सिखाया है? मैंने आपको सिखाया था, आपको मैंने एक तो सिखाया है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर रिकवरी रेट। बस यहीं तक सिखाया था? यहीं तक सिखाया है क्या? क्या मैं अब थोड़े से एक और काम सिखा दूं? रिकवरी रेट चार्ज करना, एब्जॉर्ब करना। एक एग्जांपल इस पे ले लूं। अरे आपको प्राइमरी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन आता है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आता है, आपको रिकवरी रेट निकालने आते हैं। अब मैं एब्जॉर्प्शन सिखा दूं। मैं एब्जॉर्प्शन सिखाऊंगा, फिर अंडर रिकवरी ओवर रिकवरी आएगी, उसका ट्रीटमेंट सिखाऊंगा। ओके, वैसे तो खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा टॉपिक और है, मशीन आर रेट में समझाऊंगा क्या होता है, एक वो सिखाना है मुझे। तो पहले मैं एब्जॉर्प्शन सिखा रहा हूं आपको। हम एक एग्जांपल बनाओ मेरे साथ साथ। अभी तक तो वही है जो करवाया, उसकी रिवीजन करा रहा हूं। उसकी एग्जांपल नंबर बस 5 एग्जांपल। कमाल है यार तुम्हारी। एस्टिमेटेड ओवरहेड P1, P2, P3 डिपार्टमेंट, मेरे 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तीनों के फैक्ट्री ओवरहेड दिए हुए हैं। 1 लाख, 1,50,000 और 1,80,000। ये थे मेरे एस्टिमेटेड ओवरहेड। और आपको पता चल गया होगा ये मैंने कैसे निकाले होंगे। कैसे निकाले होंगे? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, ठीक है ना। मतलब पहले एलोकेट वाले होंगे, अपोर्शनेट होंगे, फिर रीअपोर्शनेट होंगे, पता नहीं कौन कौन से तरीके लगाए होंगे। अब आर्स, इसमें 10,000 मशीन आर्स एस्टिमेटेड है। आर्स एस्टिमेटेड मशीन आर्स है। इसमें 10,000 लेबर आर्स है और इसमें 3,60,000 रुपए का मटेरियल है। 3,60,000 रुपए का मटेरियल है। वी रिसीव्ड ए जॉब। ये एब्जॉर्प्शन का तरीका अब शुरू हो गया। पहले तो रिकवरी रेट निकलेगा वहां तक, नंबर 001, इन विच फ्लोइंग नहीं, हमें ये जॉब मिली। फॉलोइंग डिटेल्स आर प्रोवाइडेड फॉर द जॉब। फॉर द जॉब, जॉब के संबंध में आपको ये इंफॉर्मेशन दी जाती है सीए साहब। मटेरियल 10,000, लेबर 5,000, लेबर का रेट ₹10 पर आवर। 10 रुपए पर आवर लेबर का रेट है मेरे पास।
machine hours 100. Calculate cost of the job. आप जॉब की कॉस्ट कैलकुलेट करके दिखाएं। मेरे पास एक चैप्टर है यूनिट कोस्टिंग, वो यही है। वहां पर ये रेट भी, रिकवरी रेट भी निकाल के दे रखे होंगे। आप सोच के देखो, मैं अगर रिकवरी रेट भी निकाल के दे दो, इतना क्वेश्चन सिर्फ, तो क्या मुश्किल होगा क्या? हो गया चैप्टर यूनिट कॉस्टिंग में, तो उसका भी कोई कंसेप्ट नहीं कराने वाला। सर अच्छा, वो भी एक चैप्टर है जॉब कॉस्टिंग, वो भी हलाल हो गया। सर क्या था ये? बेटे ये कुछ नहीं था, मस्तियां कर रहे हो आप और कुछ नहीं कर रहे। कैलकुलेट रिकवरी रेट, पहले कैलकुलेट रिकवरी रेट्स। P1, P2, P3 तीनों प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रिकवरी रेट कैलकुलेट करें। 1 लाख डिवाइड बाय 10,000, रुपी 10 पर मशीन आवर। दूसरा 1,50,000 डिवाइड बाय रुपी 15 पर लेबर आवर। अगला 1,80,000 डिवाइड बाय 3,60,000 इंटू 100, 50% ऑफ मटेरियल, मटेरियल का 50%। ये मेरे रिकवरी रेट निकल गए। कोई डाउट है किसी को? किसी को भी कोई डाउट हो तो बताएं। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ द जॉब, या आप ऐसे लिख सकते हैं स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ द जॉब। मटेरियल कितने रुपए का है, लेबर 5,000, डेट इज प्राइम कॉस्ट कितनी आ गई, 15,000। अब ओवरहेड P1, P2, P3। P1 के बताओ पहले, जल्दी जल्दी P1 का, जल्दी फास्ट। कितने मशीन आ रहे हैं, क्या रेट है, कितने रुपए हो गए, 1,000। मुझे नहीं लगता कहीं से भी कोई टफ वाली बात है। P2 के कितने मशीन आ रहे हैं, लेबर आवर्स 5,000 रुपए मजदूरी दी, 10 रुपए एक आर का रेट है, तो 500 हो गए ना, 500 लेबर आवर्स। बड़े तोफ वाली बात बोल रहा हूं मैं। हे देवताओं, हे दूसरे देश के व्यक्तियों, दूसरे प्लेनेट सॉरी, आप देश के तो हो ही नहीं, तो दूसरे प्लेनेट के हो। और 50% ऑफ मटीरियल, ₹27,000, 15 रुपए का रेट है क्या? ये कौन से मूर्ख प्राणी ने मुझे 10 बोला था? मैं उसके प्राणों की आहुति दे डालूंगा ऐसे। अब जल्दी बताओ कितना? तो 28,500। दैट इज योर टोटल कॉस्ट that you are required to be charged from job number 001। जोक नहीं करो, जॉब का है। चलो यहां तो कोई डाउट तो नहीं ना यार? हो गया हो गया हो गया। क्या करना है बेटे, जीवन यही है। आप लोग अब जल्द से जल्द लिखना शुरू करें। एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन
मैंने अभी तक यहीं तक लिखवाया था ना आपको, सबसे पहले रिकवरी रेट निकाला था। अब एब्जॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेट, थ्योरी में लिखना है ये, ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेट वी चार्ज, या एब्जॉर्ब लिख दो, एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड्स फ्रॉम जॉब, या फ्रॉम जॉब, फ्रॉम प्रोडक्ट लिख लो आप, जॉब मत लिखो, फ्रॉम प्रोडक्ट्स। कोई डाउट है बच्चे यहां तक? एब्जॉर्प्शन है, बस इतना ही लिखेंगे आप लोग, ज्यादा ज्यादा ऐसे लिख सकते हैं आप यहां पे, स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ जॉब, हम ऐसे जॉब बना देंगे। हाँ, क्या प्रोडक्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है ना, मैं को हर एक में, जैसे मान लो मैं पढ़ाता हूं तो ये सर्विस है, तो इसका अलग रेट है, मैं आप मेरे लिए प्रोडक्ट हो क्या? नहीं, तो हर फ्रॉम, यार जो आप मेरा अपना बेकार बात पर उलझ रहे हैं, मैं आपको बताता हूं आप क्या उलझ रहे हैं, आपके इंग्लिश में थोड़ी मिस्टेक आ गई है, हम कंसेप्ट नहीं समझेंगे। यार एक में ये बात, आप लिख लो जॉब, छोड़ो आप जॉब लिख लो, मैं तो कह रहा हूं कि सर ये लो, फ्रॉम ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी रेट वी चार्ज एंड एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड फ्रॉम, क्या लिखूं बताओ, ओवरहेड वी चार्ज एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड इन टोटल कॉस्ट। अब बताओ आप, ये कोई वो बात नहीं थी, बेकार की बात थी। फिर टोटल कॉस्ट के अंदर ओवरहेड जो जुड़ने हैं वो रिकवरी रेट के बेस पे निकलेगा। अगर मैं सर्विस प्रोवाइडर हूं तो मेरे लिए सर्विस का ऐसी रिकवरी रेट निकालोगे, उस सर्विस में जोड़ दोगे, अलग अलग चीजें है सारी। अब तो ठीक है, टोटल कॉस्ट के अंदर ओवरहेड रिकवरी रेट के बेस पर चार्ज किए जाएंगे। अब टोटल कॉस्ट किसी भी चीज की, ओके, मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, that is your prime costs plus overhead, that is your total costs। अब मैं जो आपको बताना चाहता हूं, मैं कहना ये चाहता हूं, आपने अब ये चार्ज कर लिया, अब अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी होगी। हम साल भर चार्ज करते रहेंगे, एक्चुअल से कंपेयर करेंगे, अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी होगी। जो भी अंडर और ओवर रिकवरी होगी, उस अंडर और ओवर रिकवरी का क्या करेंगे? अगर वो ओवर और अंडर रिकवरी की अमाउंट कम है तो कॉस्टिंग पी&एल में डाल देंगे, अगर ज्यादा होगी तो वो प्रोडक्ट से सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट निकालकर चार्ज की जाएगी। अभी बात करता बस की, यहां तक समझ में आती है? बस कुछ नहीं करना, अगर वो ओवर और अंडर रिकवरी की अमाउंट कम होगी तो कॉस्टिंग पी&एल में डाल देंगे। जैसे मान लो मैंने 1 लाख रुपए रिकवर कर लिए, खर्चा हो गया 1.5 लाख रुपए, 50,000 रुपए का घाटा, मुझे लगता है ये अमाउंट बड़ी कम है तो कॉस्टिंग पी&एल में, अगर मुझे ये लगता है ये अमाउंट बहुत ज्यादा है तो प्रोडक्ट पर चार्ज की जाए। अभी आप इतना ही समझे, मैं इसका एग्जाम्पल बना के पूरी डिस्कशन करूंगा और मेरे साथ साथ वो एग्जाम्पल आप लिखें। चलो लिखना शुरू करें। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6 लिखना शुरू करें। लिखो, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड
इंकर्ड, एक्चुअल में मैंने जो फैक्ट्री ओवरहेड के खर्चे किए 4,46,380 रुपीज के किए। मैंने इतने रुपए के टोटल खर्चे कर दिए। यहां तक कोई डाउट है किसी को? आगे लिखे। रिकवरी रेट 1.25 पर आवर है। एक बात मुझे आराम से सोच के बताओ, ये रिकवरी रेट निकाला कैसे होगा? मैंने ओवरहेड डिवाइड बाय ओवरहेड कौन से निकाले होंगे? मैंने एस्टिमेटेड ओवरहेड होंगे, एस्टिमेटेड मेरी जो कैपेसिटी होगी उस हिसाब से मैंने निकाल दिया होगा रिकवरी रेट। आगे लिखिए। एक्चुअल आवर्स वर्कड $2,93,104। मुझे सोच के बताओ, आराम से सोच के जो बात मैं पूछता हूं, मैंने कितने रुपए लोगों से चार्ज किए होंगे, एब्जॉर्ब किए होंगे? एक्चुअल आवर्स इंटू रिकवरी रेट। मैंने ये लोगों से चार्ज किए होंगे, जबकि एक्चुअल में खर्चा कुछ और हुआ है। आगे चलो। टोटल प्रोडक्शन $7,800 यूनिट्स, यूनिट्स सोल्ड 7,000 यूनिट्स। इससे अलावा 400 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक में WIP की। देखो 800 तो फिनिश गुड्स की हो जाएंगे ना। बोलो यार, आप ये देखो 7800 यूनिट टोटल प्रोडक्शन किए मैंने, ये पूरी फिनिश गुड्स तैयार है, 7,000 बेच दी है, तो क्लोजिंग में फिनिश गुड्स कितना बचा हुआ है? 800। अब मैं आगे बोल रहा हूं आपके साथ, लिखे। इनके अलावा है ये सब क्लोजिंग WIP 400 यूनिट्स 50% कंप्लीटेड। 50% कंप्लीटेड मतलब कितनी तैयार समझो? ये पूरी 200 पूरी तैयार समझू मैं, है नहीं एक भी तैयार। अब यहां से तो मेरे को आपको मैंने डाटा बताया जी, मैंने क्या क्या काम पहले मेरे साथ क्या हुआ, कितने कितने मैंने पैसे चार्ज किए, फिर मैंने आपको बताया मैंने कितनी यूनिट्स बनाई, कितनी चार्ज की, कितना सब कुछ हुआ। अब आगे मैंने अंडर और ओवर रिकवरी के बारे में पूरा सोचना शुरू किया कि ये क्या कारण थे, खर्चे ज्यादा क्यों हो गए। तो मैंने पाया 50% तो इस वजह से हुए क्योंकि मटेरियल और लेबर के रेट बढ़ गए थे, और 50% मेरी कमी के कारण हुए, मैं ढंग से काम ना कर पाया। मतलब जितने भी ओवर और अंडर रिकवरी थी, ओवर एंड अंडर रिकवरी ड्यू टू, अंडर रिकवरी लिखो, ओवर क्यों लिखते हो जब आनी अंडर है? अंडर रिकवरी ड्यू टू 50% ऑफ अंडर रिकवरी ड्यू टू मैनेजमेंट केयरलेसनेस। मेरी गलतियों से ही हो गई वो तो। बोलो पक्का? मैनेजमेंट केयरलेस लिख दो, ड्यू टू इनएफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। इन एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। भाई साहब, जो हमारी गलती के कारण है इसके बारे में तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, तो जाना ही P&L में है। और बैलेंस 50%, रेट बढ़ गए थे, ये सब हुआ था, मेरे एस्टिमेशन गलत हो गए थे, बाकी उन कारणों से है, वो नॉर्मल है। शो ट्रीटमेंट ऑफ अंडर रिकवरी, शो ट्रीटमेंट ऑफ अंडर रिकवरी। आप पहले मुझे ये बताओ, अमाउंट रिकवर्ड कितनी है? सॉल्यूशन, अमाउंट रिकवर्ड कितनी है? क्या अमाउंट रिकवर्ड की? एक्चुअल आवर्स वर्क है 2,93,104।
2,93,104 इंटू ₹1.25। कितनी अमाउंट रिकवर्ड आ गई? 3,66,380 रुपए। ये अमाउंट रिकवर्ड आ गई। बोलो बच्चों, एक्चुअल अमाउंट इंकर्ड कितना खर्चा किया? 4,46,380। अंडर रिकवरी क्या हुई? अंडर रिकवरी 80,000। कोई डाउट है किसी को? पक्का अंडर रिकवरी हो गई। अब इसका 50% किस वजह से है? केयरलेसनेस ऑफ मैनेजमेंट। 50% ट्रांसफर टू costing P&L account because due to carelessness of management। 40,000 रुपए तो यहां चले गए, बैलेंस जो 40,000 पे चले गए वो अंडर रिकवरी हो गई है। अगर वो अमाउंट आप समझते छोटी मोटी है, फिर तो आप उसे कहां डाल देंगे? कॉस्टिंग P&L में, बात खत्म हो जाए। मैं मान रहा हूं वो अमाउंट छोटी मोटी नहीं है। सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट, सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट कैसे निकाला जाएगा? 40,000 डिवाइड बाय, आपने प्रोडक्शन कितनी की थी इस बार? 7,800 प्रोडक्शन की थी और 200 WIP वाली प्रोडक्शन है। 200 है वो, 50% कंप्लीटेड है ना। आपने तो किया हुआ है प्रोसेस यार। टोटल कितनी हो गई है? 8,000, 7,800 और 200, कितने रुपए पर यूनिट आ गया? वैसे तो होना ये चाहिए था कि मुझे कॉस्ट ऑफ सेल्स में, क्लोजिंग स्टॉक में और WIP में सभी की कॉस्ट बढ़ा देनी चाहिए थी। वो कितनी कितनी बढ़नी चाहिए थी अगर सही होता तो? 5 रुपए पर यूनिट के हिसाब से बढ़नी चाहिए थी। मतलब कॉस्ट ऑफ सेल्स कितने रुपए बढ़नी चाहिए थी? 7,000 यूनिट बेची आपने, 5 रुपए कम चार्ज किए आपने, उससे 35,000 रुपए बढ़नी चाहिए थी। मुझे बस यही बताना कितनी बढ़नी चाहिए थी। वैसे तो अगली बार चार्ज किए जाएंगे पैसे, मुझे इस क्वेश्चन में यही बताना है कि कितनी कितनी बढ़नी चाहिए थी, मैंने क्या क्या किया उसका। फिनिश गुड्स कितना बढ़ना चाहिए मुझे पास? फिनिश गुड्स, अभी मैं कुछ बात बोलने वाला हूं, ध्यान से, छोटी सी बात बोलने वाला। फिनिश गुड्स 800 यूनिट है, 5 रुपए के हिसाब से 4,000 रुपए। WIP की वैल्यू कितनी बढ़नी चाहिए? 200 फिनिश गुड्स है, 5 रुपए के हिसाब से है तो 400, लेकिन पूरे तैयार तो वही है ना। 1,000 रुपए यहां बढ़ जाने चाहिए। कोई डाउट है किसी को? बोलो। कॉस्ट ऑफ सेल्स, फिनिश गुड्स, WIP। अगर मैं अगली बार ना बढ़ाऊं ना तो मुझे यही करना चाहिए। अगर मैं इसे अगली बार नहीं लेके जाना चाहता, साल के एंड में जाके सोचा चाहता मुझे कितना घाटा हुआ, तो मुझे टोटल 40,000 का घाटा हुआ, ये 35,000 तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में ऐड हो जाना चाहिए। अब कस्टमर तो देगा नहीं पैसे, अल्टीमेटली मेरे घाटे में ही जाएंगे। ये 4,000 रुपए तो मेरे क्लोजिंग स्टॉक में हो जाती, तो पड़ा हुआ है मेरे पास अभी। ये 1,000 रुपए मेरे WIP में ऐड हो जाने चाहिए, ये भी पड़ा हुआ है मेरे पास अभी। अगर मैं नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं करता, अगर मैं नेक्स्ट ईयर ट्रांसफर नहीं करता, इसी साल करता हूं, तो मैं यही करूंगा। नेक्स्ट ईयर करता हूं तो बस 5 रुपए के, अभी मुझे नेक्स्ट ईयर की यूनिट नहीं पता ना कितनी बनाऊंगा, नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाता। अगर मैं नेक्स्ट ईयर में ट्रांसफर नहीं करना चाहता, मैं इसी साल हिसाब निपटाना चाहता हूं, तो मेरी कॉस्ट ऑफ सेल्स के अंदर 35,000 रुपए और जाने चाहिए, मेरे फिनिश गुड्स के अंदर 4,000 रुपए और जाने चाहिए, और मेरे WIP की वैल्यू को 1,000 रुपए से और बढ़ाया जाना चाहिए। जो फिनिश गुड्स है WIP वो तो मेरे पास पड़े ही है, कॉस्ट ऑफ सेल वाला माल तो बेच चुका हूंगा मैं। वैसे
मेरा घाटा ही हो चुका होगा ये। ओके, मतलब मैं अब आपको ये बात लिखवाना चाहता हूं, ओवर एंड अंडर रिकवरी की ये बात लिखवाऊंगा, फिर क्लैरिटी पूरी आ जाएगी। आ जाओ, लिखना शुरू करो, ओवर एंड अंडर रिकवरी। टोटल 40,000 नहीं, ये तो जाएगा ही। अब सेल वाला तो पी एंडल में चला गया यार। अगर इस ईयर में ना डालते आप तो 40,000 के 40,000 अगले साल के स्टार्टिंग में लेकर जाते, जितनी भी यूनिट्स थे सब पे चार्ज कर डालते। अंडर एंड ओवर रिकवरी, पहले ओवर रिकवरी, ओवर रिकवरी। इफ रिकवर्ड अमाउंट ऑफ ओवरहेड या एब्जॉर्ब्ड अमाउंट ऑफ ओवरहेड, मैं लिखवा रहा हूं इसी बात को जो मैंने बोली है, शायद बोलने में थोड़ी कंफ्यूजन ना हो गई हो, इसलिए लिखवा रहा हूं। इफ रिकवर्ड अमाउंट ऑफ ओवरहेड इज मोर देन एक्चुअल अमाउंट, more than actual amount, more than actual amount, then that extra amount is called over recovered amount, over recovered amount। यहां तक बात समझ में आ गई, ओवर रिकवर्ड अमाउंट किसे कहते हैं। अब अंडर रिकवर्ड, अंडर रिकवर्ड, इफ recovered amount of overhead is less than actual amount, then that less amount is called under recovered amount। यहां तक हो गई। अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका ट्रीटमेंट कॉस्टिंग ट्रीटमेंट बोलो आप इसे। अकाउंटिंग के वजह यहां पे मेरे कॉस्ट, जब मैं कहूँ ना अकाउंटिंग तो मतलब ही कॉस्टिंग होता है। कॉस्ट पढ़ रहे हो ना, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होंगे। इफ अंडर रिकवरी या ओवर रिकवरी तो एबनॉर्मल गेन के कारण होगी, अंडर रिकवरी ड्यू टू एबनॉर्मल रीजंस, देन ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। सेकेंड, इफ अंडर रिकवरी ड्यू टू नॉर्मल रीजंस, अगर अंडर रिकवरी नॉर्मल रीजन से है, अब तो क्लियरिटी बन रही होगी ना। इफ अमाउंट इज स्मॉल, देन ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पी एंड एल अकाउंट। If amount is not small, calculate supplementary recovery rate। तब आप सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट कैलकुलेट करेंगे एंड चार्ज फ्रॉम goods sold, finished goods, and from WIP।
तो आप उसने जो सामान बेचा है आप उससे चार्ज करेंगे, आप फिनिश गुड से चार्ज करेंगे, उस WIP से चार्ज करोगे। मैं कह रहा हूं जो सामान बेचा है वो तो बिक चुका होगा, वो बिक चुका होगा। आपने जो प्रॉफिट सोच रखा होगा कमाया, वो कमाया ही नहीं होगा। मतलब आप जब मैं वैसे ही बता रहा हूं, देखो आप जब कोशीट बना रहे होंगे ना, कोशीट बनाते हुए आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल रखी होगी 1 लाख, और यहां पे आपने सेल लिखी हुई होगी 1,20,000, और आपने यहां लिखा होगा प्रॉफिट। आप ये सोच के बैठे होंगे मेरा ये प्रॉफिट है। आप ऐसा नहीं करेंगे, आप यहीं पे कॉस्ट ऑफ सेल्स के बाद ऐड करेंगे अंडर रिकवरी 4,000 रुपए, और फिर कहेंगे मेरी ये टोटल है कॉस्ट ऑफ सेल में ऐड कर देंगे, जिससे अल्टीमेटली आपके प्रॉफिट कम हो जाएंगे। आपके प्रॉफिट अल्टीमेटली कम हो जाएंगे, मतलब मेरी जेब से ही गया। ये भी नहीं समझ में आई? हाँ, जो फिनिश गुड्स है मैं उसकी कॉस्ट बढ़ाऊंगा, तो पक्की बात है जब फिनिश गुड्स की कॉस्ट बढ़ेगी वो तो अगली बार बिक ही जाएगा सामान। WIP की कॉस्ट बढ़ेगी, वो भी अगली बार बिक ही जाएगा, लेकिन जो बिक चुका उससे कॉस्ट ऑफ सेल्स बढ़ जाएगी। मतलब आप मेरी बात को याद रखें, जब हम एक चैप्टर किया था हमने मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर आपको याद हो, मार्जिनल कॉस्टिंग, उसमें 2 क्वेश्चन बड़े टफ थे, वो यहीं से उठ के आए हुए थे। मैं बड़ा दिक्कत में था उन क्वेश्चनों को करवाने में, करवाए थे मैंने पर बड़ी दिक्कत में करवाए थे। उसमें पता क्या था, 10,000 यूनिट थी, 8,000 बेच दी थी, और फिर कहा गया था अंडर रिकवरी है। मैं अंडर रिकवरी की अमाउंट जब मैंने फिनिश गुड्स की वैल्यू निकाली थी उसमें भी जोड़ी थी, जब मैंने WIP की वैल्यू निकाली थी उसमें भी जोड़ी थी, लेकिन आपके लिए क्वेश्चन में था नहीं, फाइनल में WIP की वैल्यू जोड़ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स में भी जोड़ी थी नीचे, और अगर याद हो आपके जो वो क्वेश्चन थे उसमें फिनिश गुड्स भी नहीं था, WIP भी नहीं था, खाली कॉस्ट ऑफ सेल्स था। 10,000 यूनिट थी, 8,000 बेच दी। आप डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ रहे थे। आप इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जोड़ रहे थे, WIP था ही नहीं वहां पे, ठीक है। एडमिन वो क्वालिटी कंट्रोल जोड़ रहे थे, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रही थी, फिर आप इसमें से फिनिश गुड्स लेस कर रहे थे। ओके, जब आप फिनिश गुड्स लेस कर रहे थे तो आपने इसकी कॉस्ट जो कैलकुलेट की थी उसमें अंडर रिकवरी वाली अमाउंट भी जोड़ी थी मैंने, जो फिनिश गुड्स की अंडर रिकवरी थी। मैं जब वो करवाऊंगा दोबारा, आपको पता है ना, मैं जब वो कराऊंगा रिवीजन कराऊंगा उसमें दोबारा आएगा एक बार ये। तो मैंने ये वहां पे किया था, अभी आप छोड़ दो कोई बात नहीं, अगर नहीं भी समझ में आएगी, क्योंकि पुराने मुझे लगता है इतनी बातें याद होंगी आपको। आप सिर्फ इतनी बात याद रखें, इतनी बात याद रखें, कॉस्ट ऑफ सेल में जोड़ा जाता है, कॉस्ट ऑफ सेल में जोड़ा जाता है, इतनी बात याद रखें और कुछ ना याद रखें। मैं अपने आप आ जाऊंगा वहां पे। हाँ, दोबारा अब नॉर्मल है, नॉर्मल है, अमाउंट ज्यादा है उसका। मैंने रिकवरी रेट, बच्चे पता क्या है, रिकवरी रेट अगले साल निकाला कि इस साल निकाला? मुझे ये, मैं ये कह रहा हूं मेरे पास अगले साल का डाटा नहीं है कि मैं अगले साल रिकवरी रेट निकालूं। मैंने तो इसी साल एडजस्ट किया, इसी साल मेरे पास टोटल 8,000 यूनिट बनी थी, मेरा ये रेट निकला था, जिसमें 7,000 मैं बेच चुका हूं। वो तो कॉस्ट ऑफ सेल में मुझे चार्ज करने चाहिए थे, अब किए या नहीं किए मुझे नहीं पता, आपका घाटा हो गया नहीं किए तो कॉस्ट ऑफ सेल तो रियली चार्ज किए ही नहीं होंगे मैंने। और जो WIP और फिनिश गुड्स है उसमें मैं जोड़ दूंगा, वो अगले साल बड़े चार्ज हो जाएंगे अपने आप। आगे बात तो समझ मेरी, ये किया हुआ है मैंने। हाँ, एक बच्चा बार बार दुखी कर रहा है, वो दुखी पता है क्या कर रहा है, आपने ये कहा था, आपने ये कहा था, मैंने जो कहा था वो सुनो। इसी क्वेश्चन में 40,000 रुपए की अंडर रिकवरी है। मैंने ये कहा था कि भाई
अगले साल इसको चार्ज करूंगा। ओके, आप एक काम करो, अगले साल मुझे बताओ कितने मशीन आवर्स लगे या कितनी यूनिट्स बनी। मान लो आप मुझे कह देते हो सर अगले साल 8,000 इतनी यूनिट बनी, 8,000 ही मान लो, यही कहते हो। जब कोई डाटा नहीं देगा तो यही मानोगे ना, 8,000 यूनिट बनी जिसमें से 7,000 मैं बेच दूंगा अगले साल। नहीं, 8,000 बनी थी ना, हाँ, 800 मेरे क्लोजिंग स्टॉक में होंगी और 200 मेरे WIP में होंगी अगले साल। बस अब तो ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा अगले साल, 40,000 डिवाइड बाय 8,000, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा रिकवरी रेट निकालूंगा और इसे अगले साल कॉस्ट ऑफ सेल्स में जोड़ूंगा जो बिकेंगी, इसे मैं फिनिश गुड्स में जोड़ूंगा और इसे अगले साल के WIP में जोड़ूंगा। अब ठीक है, हाँ। मुझे डाटा गिवन नहीं है अगले साल क्या होगा, मैंने ये एज्यूम किया है जो इस साल हुआ होगा वही अगले साल होगा। अब ठीक है ना, और अगले साल 8,000 यूनिट ही बनेंगी जिनमें से 7,000 बिकेंगी, जिनमें से 800 क्लोजिंग में रहेंगी, 200 WIP में रहेंगी। अब ठीक है, अमाउंट को स्मॉल मानते हैं, हाँ, लास्ट में प्रॉफिट में ऐड हो जाती है, प्रॉफिट में ऐड हो जाती है। कोई डाउट है किसी को यहां तक? मैंने ये माना इस क्वेश्चन को करते हुए, अगर वो नॉर्मल है, अमाउंट स्मॉल है तो कॉस्टिंग P&L में जाएगी, अगर स्मॉल नहीं है तो मैं सप्लीमेंट्री रिकवरी रेट निकाल करूंगा, गुड्स सोल्ड पर, फिनिश गुड्स पर WIP पे चार्ज करूंगा। और मैंने मान लिया डाटा सेम है, जब मुझे अगले साल का बताया ही नहीं गया क्या प्रोडक्शन हुई इस क्वेश्चन में। अब ठीक है, आप कुछ नहीं कर रहे अब, हाँ, इनडायरेक्टली हम उठा रहे, अगर आप इस साल में एडजस्ट करोगे तो फिर तो कस्टमर ही भर रहा है। ओके, कोई डाउट है? मैं ये मान रहा हूं ये मैं नेक्स्ट ईयर में एडजस्ट कर रहा हूं बस। अब तो ठीक है, नेक्स्ट ईयर कॉस्ट ऑफ सेल्स इतने रुपए से बढ़ेगी, फिनिश गुड्स इतने से बढ़ेगा, WIP इतने रुपए से बढ़ेगी। मेरे पास एक ही टॉपिक रह गया बस, आप मुझे बताओ पहले वो टॉपिक करके ओवरहेड को खत्म करूं या इसके रिलेटेड अब तक कोई क्वेश्चन कराऊं। एक ही टॉपिक रह गया है, टॉपिक भी अच्छा है, ऐसी बात नहीं टॉपिक अच्छा नहीं है, दो ही बातें हैं मेरे पास, या तो मैं अब तक का पहले पक्का कर लूं, लास्ट में उसको कराऊं, लास्ट में कराना मुझे ज्यादा अच्छा रहेगा, क्वेश्चन करने चाहिए। आ जाओ स्टडी मैट ओपन करते हैं, मैं भी जरा स्टडी मैट ओपन कर लूं, आप भी कर लो। नहीं, मुझे थोड़ा सा एक इशू लग रहा है बच्चे भी, मैं करा देता। एक सेकंड बच्चे, एक सेकंड, कहा गया? जल्द से जल्द स्टडी मैट ओपन करें एक बार। हो गया ओपन। मैं ना आज बड़े इजी इजी से क्वेश्चन कराऊंगा, वो इजी इजी से क्वेश्चन जो आपके आसानी से समझ में आ जाएंगे।